Hello students. Students, in a previous class we have talked about different of the cell organelles and we have discussed some of the important points जो कि important थे from the basis of different of the Olympiads. In our today's class हम उन्हीं points को continue करेंगे related to different of the cell organelles left within the cell to study about. तो चलिए students start करते हैं with the topic microbodies. Okay, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है cell organelles. तो बच्चों ये जो microbodies हैं ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ है और वो चीज़ है कि ये तीनों रिलेटेड हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, यानी कि इनके अंदर जो होने वाला है रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बिल्कुल रिलेट नहीं करना है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन से। हम जानते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर और उसके साथ में रिलीज होता ही है एनर्जी, ओके। और वो एनर्जी जो है फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बात को वहाँ पर बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं तीनों से रिलेटेड, तो वो हम देख लेते हैं। तो जब भी हम परऑक्सीसोम्स की बात करेंगे तो इनका लोकेशन जो है वो है हमारे प्लांट सेल्स के अंदर भी, तो ये प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोकेशन अकरेंस याद रखना है कि परऑक्सीसोम्स, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और हमारे एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि ग्लायोक्सिसोम्स और स्पेरोसोम्स जो हैं वो केवल और केवल हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट हैं जबकि हमारे एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिनकी वजह से ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, ठीक है, या प्लांट सेल में प्रेजेंट है। हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को भी देखेंगे जब हम इंडिविजुअल इन माइक्रोबॉडीज को डील करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जब हम इनकी लाइफ की बात करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे परऑक्सीसोम हैं वो लॉन्ग लिव्ड है, ठीक है। यानी कि हमारे सेल के अंदर जब परऑक्सीसोम के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होगी तब भी वो सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब ग्लायोक्सिसोम की बात हो या स्पेरोसोम की बात हो तो ये दोनों ही शॉर्ट लिव्ड हैं, यानी कि जब इनके अंदर कोई भी रिएक्शन कैरी आउट हो रही है तब तो ये सेल के अंदर अकर कर रहे हैं, लेकिन एज सून एज वो रिएक्शन खत्म होती है तब ये वैनिश हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ बिटवीन द टू, ठीक है, तो यहाँ पर परऑक्सीसोम जो है वो लॉन्ग लिव्ड हैं जबकि हमारे ग्लायोक्सिसोम्स, ठीक है, या फिर हम स्पेरोसोम्स की बात करें तो ये शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। आई होप ये कॉमन डिफरेंसेस दोनों के बीच में, दोनों कैटेगरीज के बीच में आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट माइक्रोबॉडी दैट इज परऑक्सीसोम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर नाम इनका परऑक्सीसोम एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से, वो रीजन क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। परऑक्सीसोम्स जो हैं वो ये नाम आया है परऑक्साइड से, ठीक है। अब जो परऑक्साइड है जिसको आप लिखते हैं केमिकली H2O2, ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड या परऑक्साइड इसको लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होने वाला है, ठीक है, किसके अंदर, परऑक्सीसोम के अंदर। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का नाम क्या पड़ा है, परऑक्सीसोम, क्योंकि यहाँ पर किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, परऑक्साइड का, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज, दूसरा फंक्शन इसका देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होने वाला है अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, अल्कोहल, ड्रग्स और टॉक्सिन्स का। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं उन सबका ब्रेक डाउन होने वाला है हमारे परऑक्सीसोम्स के अंदर और ये सारे के सारे टूट के बनाने क्या वाले हैं, परऑक्साइड बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कितने भी आपके वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर टूट अगर ये जाते हैं तो बनता क्या है, सिर्फ परऑक्साइड बनता है, ठीक है। तभी तो कहा है कि परऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हो, चाहे वो फैटी एसिड्स हो, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, टॉक्सिन्स हो, इन सब के टूटने के बाद में, ब्रेकडाउन के बाद में हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा परऑक्सीसोम के अंदर वो बनने वाला है परऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं H2O2, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रिएक्टेंट हैं जिनका ब्रेकडाउन होना है। तो यहाँ पर एंजाइम्स भी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी। तो बहुत सारी एंजाइम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यूरेट ऑक्सीडेज, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है, और परऑक्सीडेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेरियस एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, हमारे परऑक्सीसोम्स के अंदर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर आपकी जो परऑक्सीडेज है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ये जो है अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज करती है। स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारी माइक्रोबॉडीज जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अमाइनो एसिड का। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होगी, उसके अंदर होगी इन्वॉल्व परऑक्सीडेज, ठीक है। तो परऑक्सीडेज जो है अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाती है, परऑक्साइड बनाती है। समझ गए बच्चे। तो परऑक्साइड कैसे बन रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन से बन रहा है, ठीक है। कौन बना रहा है, परऑक्सीडेज बना रही है। किससे बना रही है, अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन से बना रही है, ठीक है। अब ये जो परऑक्सीडाइज बना है, ठीक है, सॉरी, अब ये जो परऑक्साइड बना है ये जो वहां पर परसिस्ट नहीं करने वाला, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्या होगा इसका, इसका होगा कैटालाइसिस, यानी ये टूट जाएगा, ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा। इसे डिग्रेड कौन करेगा, दूसरा एंजाइम, ठीक है, जिसका नाम है कैटालेज, ठीक है। तो कैटालेज जो है परऑक्साइड को हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं H2O2, तो ये टूट जाएगा हमारा
H2O प्लस O2 में, ठीक है। अब इसको बैलेंस नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टूट के बन रहा है वो क्या बना है, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वाटर और ऑक्सीजन टूट के बन रहा है, किसके टूटने से, परऑक्साइड के टूटने से, और तोड़ कौन रहा है इसे, कैटालिस। तो हमारा जो परऑक्सीजोम है उसके अंदर परऑक्साइड बन भी रहा है, ठीक है, और टूट भी रहा है, पर ऑक्सीडेज बना रहा है, जबकि कैटालिस उसे तोड़ रहा है। तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमने पढ़ी है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट आर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसी चीज का सिंथेसिस होता है, जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन में किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर सिंथेसिस भी हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है परऑक्साइड का, ठीक है, परऑक्साइड का हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला कि यहाँ पर क्या होने वाला है, मेटाबॉलिज्म ऑफ परऑक्साइड, और इसीलिए इसका नाम परऑक्सीजोम पड़ा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। हमारा जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल जो है जहाँ पर लिवर में क्या होने वाला है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर सेल्स के अंदर कौन उसको डिटॉक्सिफाई करने वाला है, हमारे परऑक्सीजोम, ठीक है। परऑक्सीजोम के अंदर ही एल्कोहल जो है वो डिग्रेड होकर क्या बनाएगी, परऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी किसके अंदर होता है, हमारे पर्टिकुलर परऑक्सीजोम के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट सबको क्लियर हो गए। अब ये सारे फंक्शंस जो थे ये इसने प्ले किए एनिमल सेल में, क्योंकि इसकी लोकेशन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में है। तो एनिमल सेल के अंदर ये सारे फंक्शन वो प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल के अंदर क्या करता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जितने भी ग्रीन टिश्यूज होते हैं ना, ठीक है, ग्रीन टिश्यूज होते हैं जो, ठीक है, उनके अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन करवाएगा, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो हमारे ग्रीन टिश्यूज के अंदर होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 3 हमारे ऑर्गेनल्स जो हैं PCM, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है ये, ठीक है। ये कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हैं, ये हैं परऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनल्स हैं, इसको सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करना है। कौन कौन है यहाँ पे, परऑक्सीजोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली हमारा जो प्लांट है, ठीक है, जिसके अंदर जहां पर ग्रीन टिश्यू यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जब एक्सेसिव कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी एंजाइम होती है जो हमारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज रुबिस्को, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम है, इसकी एफिनिटी होती है, ठीक है, बाइंड करने की एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है। तो बाइंड करने की टेंडेंसी किसकी तरफ है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी है और ऑक्सीजन की तरफ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये बाइंड करती है, ऑक्सीजन के साथ में भी बाइंड कर लेती है। अब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो रुबिस्को जो है, जो फोटोसिंथेसिस करवा रही थी प्लांट के अंदर, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के और उसका कन्वर्जन करवाने में हेल्प कर रही थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, अब वो ये काम ना करके, फोटोसिंथेसिस ना करके ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होनी चाहिए थी वो तो यूज नहीं हो रही, जबकि क्या यूज होने लगे, ऑक्सीजन यूज होने लगे, ठीक है। और ऑक्सीजन यूज होने लग जाए तो ऐसा भी नहीं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो फूड मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है। पर यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है वहां पर एनर्जी रिलीज भी नहीं होती, एनर्जी यूटिलाइज करता है ये, तो इट इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल, रेस्पिरेशन की तरह नहीं वर्क करता। लेकिन ये बाकी चीजों में उस पर्टिकुलर ग्रीन टिश्यू को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वहां पर प्लांट को रखा गया है, ठीक है, तो उसकी एंजाइम जो है वो डीजेनरेट हो सकती हैं, डीनेचर हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको काउंटर पार्ट करने के लिए वहां पे ग्रीन टिश्यू के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट सबको क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी माइक्रो बॉडी की तरफ, जो कि है हमारी ग्लाइओक्सिसोम्स, ठीक है। तो अब ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की वीवर ने। कहाँ पर डिस्कवर किया इसको, ऑयल कंटेनिंग सीड्स में, यीस्ट सेल में और गार्ड सेल्स में देखा गया, ठीक है। ऑयल कंटेनिंग सीड्स जो हमारी जहाँ पे भी हम ऑयल यील्ड करवाते हैं, ठीक है, उन सारी सीड्स में इनको मेजर क्वांटिटी में देखने मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यीस्ट सेल में भी और गार्ड सेल में भी, जो कि स्टोमेटा को गार्ड करते हैं। ये वही गार्ड सेल है जो स्टोमेटा के अराउंड आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें भी ये पर्टिकुलर जो सेल ऑर्गेनल्स थी उन्हें देखा गया, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखते हैं कि यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये ऑर्गेनल जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस शेयर करता है, यानी देखने में सेम लगता है। किससे सेम लगता है, परऑक्सीजोम से, ठीक है। जो परऑक्सीजोम्स हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट थे उनसे ये रिजेंबल करता है, उनसे ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है इसकी वो शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं वो किसके साथ में है, परऑक्सीजोम्स के साथ में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो वो सेम है, सिमिलर है किसके, परऑक्सीजोम के। अब ये रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में। अब आप देख रहे हो यहाँ पर इसका डिस्कवरी भी कहाँ पे हुआ, मेजरली ऑयल कंटेनिंग सीड्स में। तो ये काम किसका करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा फैट्स का, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, फैट्स का, क्योंकि हमने बात ही की थी माइक्रो बॉडीज में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा और किसका होगा, फैट्स का होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जब भी हमारे ऑयल कंटेनिंग सीड्स होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर स्पेशली जब हम फैटी सीड्स की बात करें जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फैट्स है, ऑयल्स हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स हैं जो टोमेटो के, या अनराइप फ्रूट्स हैं, वहां के सेल्स में ये हायर क्वांटिटी में मिल रहा है, ठीक है। अब ये काम क्या कर रहा है, तो ये उन सारे सेल्स के अंदर, ठीक है, क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट करके फैट का कन्वर्जन ये कर देगा कार्बोहाइड्रेट में,
ठीक है, अब हमारा सेल जो होता है, नॉर्मल एक सेल की बात करते हैं, कोई भी सेल हो, ठीक है, चाहे यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट सेल में हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है, तो वहां पर हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस जब भी होगा तो हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब फैट कंटेनिंग चीज जो है, ठीक है, ड्यू टू द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जब वो डेवलप करें तो उनके अंदर स्टोर्ड फूड क्या है, हाई क्वांटिटी क्या है, फैट्स की है, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनल जो है इस फैट को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट उस पर्टिकुलर सेल के अंदर यूटिलाइज हो पाएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, है ना, फॉर कन्वर्टिंग द फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और इसलिए वो सारे के सारे जो भी सेल्स हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी फैटी सीड्स में प्रेजेंट है, हमारे गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है, या हम बात कर ले अनराइप फ्रूट्स में, वहाँ पर हमारी जो कन्वर्जन है फैट का इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, उसे करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ग्लाइऑक्सिजोम। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम बढ़ लेते हैं हमारी नेक्स्ट माइक्रोबॉडी की तरफ, जो कि है हमारी स्पेरोसोम्स, ठीक है। अब ये स्पेरोसोम्स भी हमारे ग्लाइऑक्सिजोम्स की तरह कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज और सिंथेसिस होने वाला है लिपिड का, ठीक है। हम बात कर रहे थे सबके पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन की, यहाँ पर भी किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो सिंथेसिस होता है, ठीक है, सिंथेटिक रिएक्शन जो है, वहाँ पर आपका किसका होने वाला है, लिपिड का होने वाला है, लिपिड स्टोर हो जाएगा, ठीक है, बनेगा लिपिड, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पेरोक्सिसोम की बात की थी, तो वहाँ पर क्या बन रहा था, हमारा पेरोक्साइड बन रहा था, फिर उसी का क्या हो रहा था, कैटालाइसिस हो रहा था, ठीक है। हमने बात की, हमने जब पढ़ा ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में, तो वहाँ पे फैट का कन्वर्जन हो रहा था कार्बोहाइड्रेट में। ऐसे यहाँ पर लिपिड स्टोरेज और सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी है इनकी, वो लाइसोसोम लाइक है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम प्लांट लाइसोसोम भी बोल लेते हैं। लाइसोसोम जैसे फंक्शन करता है हमारे एनिमल सेल में, वैसे ही बेसिक एक्टिविटीज ये भी शो करेगा प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर यूजुअली लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्पेरोसोम है वो क्या कर लेगा, फंक्शन कर लेगा लाइक द लाइसोसोम, एंड दस इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द प्लांट लाइसोसोम। आई होप ये फंक्शंस रिलेटेड टू द माइक्रोबॉडी सबको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ, दैट इज द सेंट्रियोल। ओके, तो सेंट्रियोल जो है उसकी डिस्कवरी जो की किसने की, वैन बेनेडिक्ट ने की 1887 में, ठीक है। 1887 में वैन बेनेडिक्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, और इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर जो था वो दिया बोवेरी ने 1888 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सेंट्रियोल है, ये टर्म कहाँ से आई है, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका लिटरल मीनिंग होता है सेंटर। तो किसके सेंटर की हम बात कर रहे हैं, सेल के सेंटर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सेंट्रियोल मतलब क्या है, सेल का सेंटर। अब ये एडैक्सियल भी हो सकता है, ठीक है, सरफेस पे भी हो सकता है। तो वहां पर हमारा जो पर्टिकुलर सेल है उसका सेंटर पॉइंट है कौन, सेंट्रियोल, ठीक है। अब इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा है इसका, ये बैरल शेप्ड होता है, ठीक है, बैरल शेप स्ट्रक्चर है। तो आप इसको देखें तो शॉर्ट सिलेंडर की फॉर्म में आपको दिखाई देगा, इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा, किनका, सेंट्रियोल का बैरल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अकरेंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट है, एक्सेप्ट द मैमेलियन आरबीसी, ठीक है, एथ्रोसाइट्स आप बोल सकते हैं, वहाँ पर ये एब्सेंट है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और बेसिकली हम देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो इसका है वो है सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। अब वहाँ पे न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है जब मैमेलियन आरबीसी में, तो क्या सेंट्रियोल का फंक्शन रह जाएगा वहाँ पे। और वैसे भी आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है कि उसे हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे सेल ऑर्गेनल्स जो है बाकी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रियोल भी नहीं होता है। एक्सेप्ट द मैमेलियन आरबीसी हमें यूजुअली हमारा जो सेंट्रियोल्स है वो सारे के सारे एनिमल सेल में दिखाई देता है, ठीक है। अब ये एब्सेंट कहाँ कहाँ पे, तो ये प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में एब्सेंट है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और फंजाई में ये एब्सेंट होता है। जबकि कुछ हमारे जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, एडवांस हैं, दे बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर ये यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है हमारे एनिमल सेल्स में, सारे के सारे एनिमल सेल्स में एक्सेप्ट द मैमेलियन आरबीसी, और एब्सेंट है हमारे प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में, और यूजुअली एब्सेंट होता है हमारी हायर प्लांट्स में जो बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की कैटेगरी को, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है बेसिकली प्लांट की टू हाईएस्ट डेवलप्ड डिवीजन हैं, ठीक है। जब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में, ठीक है, तो प्लांट किंगडम हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले, तो वहाँ पर 5 डिवीजन्स होते हैं। तो 5 डिवीजन्स में हमने जो डिवाइड किया हुआ है वो सीड के फॉर्मेशन भी 2 बेसिक कैटेगरीज में किया हुआ है, जहाँ पर एक कैटेगरी बिलोंग करती है जहाँ सीड नहीं बनता है, और एक ग्रुप है जहाँ पर सीड बनता है प्लांट्स के अंदर। तो ये जो 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, यहाँ स्पर्मा वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये स्पर्मा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सीड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों सीडेड प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जिम्नो का मतलब होता है नेकड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सीड होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी नेकड। अब वो नेकड कैसे हो सकता है, देखो बच्चे, नॉर्मली हमारा जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज रहता है, ठीक है। आपने नॉर्मली भी फ्रूट्स खाए तो उनके अंदर सीड होता है, तो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब फ्रूट कैसे बना है, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा तो हमने पढ़ा कि हमारी जो फ्लावर में ओवरी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो कन्वर्ट होगी हमारी फ्रूट के अंदर, और जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सीड तो बन रहा है लेकिन ओवरी नहीं बन रही है, ठीक है, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सीड्स बनते हैं लेकिन दे आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी और द फ्रूट, ठीक है। तो इनका नाम इसलिए है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकड, ठीक है, नेकड सीड्स बियरिंग प्लांट, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म्स जो है दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। कि नॉर्मली आप जो भी प्लांट्स देखते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म की कैटेगरी को, ठीक है। वहाँ पे आपका फ्रूट भी बनता है यूजुअली, ठीक है।
जिम्नोस्पर्म का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आपका साइकस है, ठीक है, ये पाइनस है, ठीक है, जो हम यूजुअली हम डेकोरेटिव वे में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्लांट्स है ये जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, जबकि हमारे एंजियोस्पर्म जो हैं दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके अंदर फ्लावर जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है हमारा, वो जो कि सेंटर है सेल का, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, जस्ट न्यूक्लियस के पास में, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में हमें एक सेल दिख रहा है एंड दैट इज एन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में हमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स दिखती हैं, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स दिख रही हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी अ सेंट्रली लोकलाइज्ड न्यूक्लियस आल्सो, ओके। तो यहाँ पर हमें सेंट्रली लोकलाइज्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसके जस्ट पास में हमें ये दो बॉडीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इन दोनों बॉडीज को एनलार्ज व्यू में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे साइज बहुत छोटा है सेंट्रियोल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो सेंट्रियोल लोकेटेड हैं दे आर 2 इन काउंट, ठीक है, 2 हैं काउंट में, और कैसे अरेंज हैं, दे आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अगर हम पहले सेंट्रियोल की ओरिएंटेशन देखें तो वो अगर इस प्लेन में है तो सेकंड जो सेंट्रियोल है वो उसके जस्ट 90 डिग्री में क्या होगा, अरेंज रहेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो आपका ओरिएंटेशन होगा दैट विल बी एट 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंट्रियोल की बात कर लेते हैं। तो एक सेंट्रियोल जो है हमारा दैट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कैसे हैं, ठीक है, कैसे अरेंज है यहाँ पर, ये जरा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो आपको साइड वाइज व्यू में तो ये दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सामने से देखती हूँ तो मुझे कैसे दिखाई देता है, अगर हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एक पार्ट है बच्चे वो दिखाई दे रहा है बना हुआ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। ये एक एंड सर्कल जो है आपकी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और एक माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स और अटैच है, ठीक है, और वो एक यूनिट बना रहा है, ठीक है। तो ये है एक ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से 9 ट्रिपलेट्स अरेंज है, ठीक है। तो ये 9 ट्रिपलेट्स हैं जो पेरिफेरल पार्ट पे अरेंज हैं हमारे सेंट्रियोल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो पेरिफेरल पार्ट बना हुआ है सिलेंडर का, ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, शॉर्ट हॉलो सिलेंडर दैट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि अरेंज है ट्रिपलेट की फॉर्म में, ठीक है। और सेंट्रली एक ऐसा है सिलेंडर हॉलो है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा हो गया बच्चे, अरेंजमेंट हो गया 9+0 का, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं 9+0 का, क्योंकि यहाँ पर हमें पेरिफेरल पार्ट में 9 जो है ट्रिपलेट्स दिखाई देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जबकि हमारा जो सेंटर है वहां पर हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेंट्रियोल का, इसलिए 9+0 का अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस बात को यहाँ पर इसलिए ध्यान देना क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे दूसरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, जब हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि सेंट्रियोल जो है वो बनाने में हेल्प करेगा मोटाइल स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो कि है फ्लैजिला और सीलिया, ठीक है, उनकी बेसल बॉडी की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। और उसी से हमारा फ्लैजिला और सीलिया क्या करेगा, बनेगा, ठीक है, किसी भी मोटाइल सेल के अंदर। तो वहां पर जो हमारे फ्लैजिला या सीलिया बनते हैं, ठीक है, तो वहां पर अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वहां पर आपको देखने मिलेगा 9+2 का, वहां सेंट्रल जो पार्ट है आपका वहां पर भी हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने मिलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेंट्रियोल में याद रखना है कि कैसा होता है, 9+0 का अरेंजमेंट होता है बच्चे। और 9+0 का अरेंजमेंट जो हुआ है वहां पर 9 हमारे ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल नहीं है, ठीक है। कैसा है, 9 की फॉर्म में जब प्रेजेंट है तो ट्रिपलेट है, एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट प्रेजेंट है जो कि 3 हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ, और ऐसे ट्रिपलेट कितने हैं काउंट में, जो पेरिफेरल पार्ट पे अरेंज हैं, दे आर 9 इन काउंट, और ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो सेंटर है दैट इज लैकिंग एनी काइंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसलिए इसे हम 9+0 का अरेंजमेंट बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सेंट्रियोल से रिलेटेड, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं हमारे सेंट्रोसोम की, क्योंकि हमने जब पढ़ा था, जब हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था, तो सेल ऑर्गेनल्स में हमने देखे थे डिफरेंट ऑर्गेनल्स एंड देयर वर सम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आल्सो, ठीक है। तो वहाँ पे सेंट्रोसोम भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं, सेंट्रोसोम होता क्या है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारा जो एनलार्ज व्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो हमें छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा था, ठीक है, उसी को एनलार्ज करके बताया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट है वो एक सिलेंडर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ऑल्दो ये एक सिलेंडर बना रखा है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन है कैसा, कैसा बना हुआ है, ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअली दे आर मेड अप ऑफ 3 ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर एक जो आपका है जो सिलेंडर, आपको एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है दैट इज एक्चुअली अ ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है, यानी कि ये बना हुआ है 3 माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं जो ट्रिपलेट की फॉर्म में हैं वो अरेंज है पेरिफेरल पार्ट पर, और सेंट्रली हमारा सेंट्रियोल कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रोसोम की बात करनी है। तो सेंट्रोसोम होता क्या बेसिकली, तो यहाँ पर मुझे 2 सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दैट आर अरेंज एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दैट आर मेकिंग अप अ राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। ओरिएंटेशन में हमारे राइट एंगल पे अरेंज हैं दोनों, ठीक है। अब इसके आसपास हमें क्या दिखेगा, कुछ साइटोप्लाज्म दिखाई देगा बच्चे, है तो ये क्या ही सेल ऑर्गेनल ही है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है इस हमारे स्ट्रक्चर्स के अराउंड भी कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वो जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ हम सेंट्रियोल की बात करके सेंट्रियोल के पास में जो साइटोप्लाज्म
में प्रेजेंट है वो डिफरेंशिएटेड है बाकी जो साइटोप्लाज्म है उससे, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ पे सेंट्रियोल लोकेटेड है, दूसरी चीज यहाँ पर और कोई आपको सेल ऑर्गेनल नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये जो एक्चुअली सर्कल बनाया हुआ है, एक्चुअली मेम्ब्रेन वहां पर कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है ये, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं इसको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा है सिर्फ आपको एनलार्ज व्यू में बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट है और उसके आसपास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें डायग्राम में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंट्रियोल के पास में कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है आउटर बाउंड्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सेंट्रियोल के पास में जो साइटोप्लाज्म है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रोस्फेयर का, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रोस्फेयर। और ये दूसरे से कैसे अलग है, बाकी साइटोप्लाज्म से ये अलग है क्योंकि एक तो ये सेंट्रियोल के पास में है, दूसरा यहाँ पे कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं मिलने वाली है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स देख लिए, सेंट्रियोल देख लिया, सेंट्रोस्फेयर देख लिया। अब सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोजोम, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रोजोम बना है हमारा बच्चे, उसके पास क्या कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या, नहीं, उसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। क्या है, केवल सिर्फ हमारा सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है एट 90 डिग्री टू ईच अदर और उनके पास में कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, इसलिए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेंट्रोजोम दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड दैट इज लैकिंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो सर्कल बनाया हुआ है सिर्फ एनलार्ज व्यू के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हमारे सेंट्रोस्फेयर में, ठीक है। हमारे सेंट्रोस्फेयर के बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है हमारे सेंट्रोजोम के अंदर, क्योंकि सेंट्रोजोम किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल प्लस द सेंट्रोस्फेयर, ठीक है। सेंट्रोस्फेयर क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है, और सेंट्रियोल तो आप जानते ही हैं जो कि 2 इन काउंट है, ठीक है। तो टू सेंट्रियोल्स अलोंग विद द सेंट्रोस्फेयर आर मेकिंग अप द सेंट्रोजोम एंड इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ओके। तो आई होप ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रोजोम का भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और कंपोनेंट्स जो इसको बना रहे हैं दैट इज द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फेयर, ठीक है। दोनों टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम मूव कर लेते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है बच्चे, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं 2, ठीक है, उन्हें प्ले कर रहा है। हमारे 2 ही फंक्शंस प्ले करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या है एक नॉर्मल सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम सेल डिवीजन को देख लेते हैं। तो जब भी सेल डिवीजन होता है बच्चे, वहां पर हमारा सेंट्रियोल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एस्टर्स, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन जरूरी क्यों है, इसका फॉर्मेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि सेल डिवीजन जब होगा बच्चे, तब सेल डिवीजन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप वहां पे क्या है, दैट इज सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। जब भी हमारा सेल डिवीजन होगा तो हमारा डीएनए जो है वो इक्वल पार्ट्स में बटेगा, ठीक है। तो वहां पर जब हमारा डीएनए का सेग्रीगेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बनता है सेल के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं एस्टर, ठीक है। अब ये एस्टर जो हैं वो कैसे बनते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रियोल से ही। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि सेंट्रियोल कैसे अपोजिट एंड पे मूव करता है, पोलैरिटी ऑफ द सेल डिवीजन डिसाइड करता है और फिर एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एस्टर फॉर्मेशन होगा सेंट्रियोल का विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रियोल्स के साथ में मिलकर एस्टर फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होने वाला है वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से होने वाला है हमारे सेल डिवीजन के प्रोसेस में। तो एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये हो गया कि सेल डिवीजन में जो हमारा एस्टर फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर कौन कर रहा है, सेंट्रियोल कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जब हमने बात की थी फ्लैजेला और सीलिया की, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बताया था, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है किसमें, फ्लैजेला और सीलिया में। अब वो जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे मोटाइल सेल के अंदर, तो उनके बनने के लिए कौन जरूरी है, उनके बनने के लिए जरूरी है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल ही वो स्ट्रक्चर है जो ये सारे स्ट्रक्चर्स सीलिया या फ्लैजेला किसी भी एनिमल सेल में बनाएगा, ठीक है। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। यूजुअली हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं वही हमारे सीलिया और फ्लैजेला को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे एनिमल सेल्स के अंदर। आई होप द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। हेलो स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस क्लास